हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है श्री राम एकेडमी में। और मेरा नाम आदित्य है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस के विषय में मूल विधि के लिए आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, जिसको आप लोगों ने देखा, ठीक, और पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और आज उसी क्रम में एक दूसरा वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है बिजनेस का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक बिना टाइम गवाए हुए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें बीएनएस का पार्ट 2 है ये। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीएनएस 2023 की धारा 128 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है किसे। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। बीएनएस 128 सेक्शन में किसको परिभाषित किया गया है? बल को यानी कि फोर्स को, फिर आपराधिक बल को यानी कि क्रिमिनल फोर्स को, हमले को यानी कि असॉल्ट को, और विपरण को यानी कि एब्डक्शन को। ठीक, इनमें से किसको परिभाषित किया गया है बीएनएस की धारा 128 के अंतर्गत? तो बीएनएस की धारा 128 के अंतर्गत जो है वो आपका बल परिभाषित है। बीएनएस की धारा 128 के अंतर्गत आपका बल परिभाषित है, ठीक है, याद रखिएगा। बल को परिभाषित किया गया बीएनएस की धारा 128 के अंतर्गत, ठीक है, 128 के अंतर्गत बल को परिभाषित किया गया, ये याद रखिएगा। अब आपराधिक बल किसमें परिभाषित है? ठीक, आपराधिक बल के लिए कौन सी धारा है? तो आपराधिक बल के लिए हम लोग जानते हैं कि आपराधिक बल के लिए धारा 129 है, ठीक, 129 धारा जो है वो आपराधिक बल के लिए है। तो 128 धारा जो है वो आपका जो है बल के लिए, हमले के लिए। बल क्या होता है? बल का तात्पर्य होता है, फोर्स का तात्पर्य होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की गति को अवरुद्ध कर देते हैं या उसकी गति में कोई बाधा उत्पन्न कर देते हैं तो वो बल है, फोर्स की परिभाषा है, ठीक है। और आपराधिक बल, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट शामिल हो जाए, ठीक है, जो जबरदस्ती शामिल हो जाए तो वो आपराधिक बल की श्रेणी में आ जाता है, ठीक। तो हमला यानी कि असॉल्ट को किस सेक्शन में शामिल किया गया? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए कि असॉल्ट को किस सेक्शन में शामिल किया गया। तो 2 सेकंड का समय है, आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि असॉल्ट किस सेक्शन में यानी कि हमला किस सेक्शन में शामिल है। तो हमला जो है वो आप लोगों का धारा 130 के अंतर्गत आता है, ठीक है, धारा 130 में हमला है। तो विपरण किस में है? ठीक, यानी कि विपरण को किस में शामिल किया गया? तो विपरण को शामिल किया गया है धारा 137 में, ठीक। तो बीएनएस की ये धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, याद रखिएगा। तो आपका बीएनएस में बल 128 में है, आपराधिक बल 129 में है, हमला 130 में है, और विपरण जो है वो 137 सेक्शन में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा नंबर कि बीएनएस 2023 की धारा 132 के अंतर्गत लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए क्या दंड है? ठीक, तो पहला तो हम लोगों को यही देखना है कि जो अगर आप किसी भी लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को, कोई पुलिस वाला है अथवा कोई सरकारी कर्मचारी है, वो लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। तो धारा 132 बीएनएस क्या कहती है कि अगर किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से आप रोकने के लिए उसको डराते धमकाते हैं यानी कि भयोपरत करते हैं और उसके लिए हमला करते हैं उस पर, ठीक है, भयोपरत यानी कि डराने धमकाने के लिए हमला करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो कितनी सजा हो सकती है? ठीक है, तो जैसा सेक्शन ए में, इसमें ऑप्शन ए में दिखाया गया है कि 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ठीक, 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना हो सकता है, 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, 5 वर्ष तक की कैद या जुर्माना हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे भी इसका जो उत्तर मिलेगा आपको वो 2 वर्ष की इसमें सजा हो सकती है, ठीक, कैद हो सकती है, कारावास हो सकता है, या जुर्माना कोर्ट लगा सकती है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो किसी भी सरकारी सर्वेंट को, किसी भी सरकारी नौकर को अगर आप, कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसको भयोपरत करने के लिए उस पर हमला करेगा, आपराधिक हमला करेगा, तो सेक्शन 132 उसको 2 वर्ष तक की कैद और या जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा विपरण किस धारा में परिभाषित किया गया? तो अभी हम लोगों ने इसके थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि विपरण की जो परिभाषा है वो किसमें थी? विपरण की परिभाषा धारा 137 में थी। उसका उत्तर ए है, ठीक, इसका उत्तर ए है। तो भाई
विपरण की परिभाषा अगर धारा 137 में है तो धारा 138 में किसकी परिभाषा है? तो धारा 138 में अपहरण की परिभाषा है। ठीक है, अपहरण और विपरण में अंतर होता है, बताइएगा अपहरण और विपरण में क्या अंतर होता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में धारा 143 के विषय में क्या है? ठीक, धारा 143 किस कॉन्टेक्स्ट में है ये बताइएगा। धारा 143 जो है वो व्यक्ति के दुर्व्यापार से संबंधित है। ठीक है, व्यक्ति के दुर्व्यापार, ठीक, दुर्व्यापार से संबंधित है। ठीक, व्यक्ति के दुर्व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो धारा 146 का संबंध किससे है? ठीक, धारा 146 किस कॉन्टेक्स्ट में है फिर? तो धारा 146 विधि विरुद्ध श्रम अगर किसी से कोई करवाता है, ठीक है, विधि विरुद्ध श्रम से संबंधित है। अगर किसी से कोई व्यक्ति जबरदस्ती श्रम करवाता है, ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। ठीक, तो दुर्व्यापार, ठीक, दुर्व्यापार से और इसके अलावा विधि विरुद्ध श्रम और अपहरण से संबंधित ये 3 धाराएं हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं कि अपहरण की व्याख्या किस धारा में है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अपहरण की जो व्याख्या है वो किसमें की गई है? तो धारा 138 में अपहरण की व्याख्या की गई है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, यहाँ पे धारा 138 में अपहरण को शामिल किया गया है। ठीक, ये अपहरण है। तो धारा 137 में क्या है? ठीक, धारा 137 में क्या है? ये विपरण की परिभाषा है। जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि विपरण की परिभाषा जो है, विपरण की परिभाषा धारा 137 में दी गई थी। ठीक, तो धारा 170 किस कॉन्टेक्स्ट में है? तो धारा 170, ये याद रखिएगा, धारा 170 रिश्वत के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि ब्राइब। ठीक, ये रिश्वत को परिभाषित करती है। धारा 170 रिश्वत को परिभाषित करती है। तो धारा 173 का कॉन्टेक्स्ट किससे है? ठीक है, तो धारा 173 जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? तो धारा 173 जो है वो रिश्वत के लिए दंड है। ठीक है, रिश्वत लेने के लिए जो दंड है, रिश्वत के लिए जो दंड है वो धारा 173 के अंतर्गत है। ठीक है, तो रिश्वत के लिए दंड किसमें है? वो आपका रिश्वत के लिए दंड है धारा 173, धारा 170 में रिश्वत है। ठीक है, धारा 137 में व्यपहरण है और धारा 138 में अपहरण है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर पर कि धारा 140 के अंतर्गत हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए विपहरण या अपहरण करने के लिए दंड है। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति बीएनएस की धारा 140 का अपराधी घोषित होता है, ठीक है, तो उसके लिए दंड कितना है? ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम दंड का प्रावधान दिया गया है कि न्यूनतम दंड कितना हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का जो है विपहरण कर लेता है या अपहरण कर लेता है, ठीक, तो पहला इसमें जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है कि न्यूनतम 10 वर्ष तक की जो न्यूनतम 10 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम 10 वर्ष, ये वर्ष है, ठीक है, 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना लगेगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि न्यूनतम 5 वर्ष, ठीक है, सजा है उसको, कारावास है और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास है और जुर्माना है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। फिर अगला ऑप्शन दे रहा है डी नंबर की आजीवन कारावास और जुर्माना है। तो इसमें कमेंट करके बताइए, आप लोगों को 2 सेकंड का समय है कि कितना जो है उस पर पेनल्टी लग सकती है और उसको कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, कितनी जेल हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति धारा 140 बीएनएस के अंतर्गत हत्या करने के लिए फिरौती आदि के लिए विपहरण या अपहरण करता है, या तो हत्या करने के लिए, फिरौती आदि के लिए किसी व्यक्ति का विपहरण करेगा या अपहरण करेगा, तो उसको जो न्यूनतम सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष का है। ठीक है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना लगेगा। ठीक, कोर्ट जुर्माना जैसा डिसाइड करेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जुर्माना लगेगा। तो धारा 140 जो है हत्या के लिए, फिरौती आदि के लिए, विपहरण या अपहरण के लिए दंड से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि धारा 143 का संबंध किससे है? धारा 143 पहला ऑप्शन दे रहा है व्यक्ति के दुर्व्यापार से, फिर कूट रचना से, फिर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा से और चोरी से। ठीक, तो धारा 143 का संबंध किससे? तो धारा 143 है उसका संबंध व्यक्ति के दुर्व्यापार से है। ठीक है, दुर्व्यापार से है। अगर कोई व्यक्ति किसी का दुर्व्यापार करता है, किसी को बेचता खरीदता है, ठीक, तो उससे संबंधित ये धारा है। तो कूट रचना से संबंधित कौन सी धारा है? तो कूट रचना से संबंधित अगर फर्जी दस्तावेज कोई बनाता है, कूट रचना करता है, मिथ्या रचना करता है, ठीक है,
तो उससे संबंधित कौन सी धारा, उससे संबंधित जो धारा है वो 336 है। ठीक, 336 का प्रावधान है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करेगा कोई, ठीक, आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक, आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित कौन सी धारा है, ठीक है, तो ये आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धारा 108 है। ठीक, याद रखिएगा 108 है। फिर चोरी से संबंधित कौन सी धारा है, तो चोरी से संबंधित धारा का जिक्र करिए। 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि चोरी से संबंधित धारा कौन सी हो सकती है। तो चलिए 2 सेकंड पूरा होता है। ठीक, तो चोरी से संबंधित जो धारा है वो 303 है। ठीक, 303 है। तो 143 आपके व्यक्ति के दुर्व्यापार से संबंधित है। 336 कूट रचना यानी कि फर्जी दस्तावेजों को बनाने से संबंधित है। ठीक है, छद्म दस्तावेजों को बनाने से संबंधित है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण धारा 108 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में दुष्प्रेरण यानी कि उकसाना, ठीक है, दुष्प्रेरण का तात्पर्य क्या होता है, उकसाना होता है। ठीक, और चोरी से संबंधित धारा 303 है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि धारा 173 के अंतर्गत रिश्वत लेने के लिए कितना दंड है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो धारा 173 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें 1 वर्ष तक की कैद है और जुर्माना है या दोनों है। ठीक, दूसरा कह रहा है 2 वर्ष तक की कैद है या जुर्माना है या दोनों है। फिर कह रहा है 3 वर्ष तक की कैद है या जुर्माना है या दोनों है। 5 वर्ष तक की कैद है या जुर्माना है, दोनों है। तो इसको कमेंट करके बताइए अगर मालूम है। तो रिश्वत लेने पर धारा 173 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी दंड लेता हुआ प्राप्त होता है, पाया जाता है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो आपका 1 वर्ष तक की सजा है बीएनएस की धारा 173 में। ठीक है, या जुर्माना लगेगा या दोनों कोर्ट जो है वो सजा दे सकता है। ठीक, याद रखिएगा। सजा देना किसका काम है, सजा देना न्यायालय का काम है। ठीक, याद रखिएगा, सजा देना कोर्ट के अधीन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बीएनएस की धारा 147 के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, ठीक, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण से संबंधित है, जिसके लिए दंड है। सुनिए भाई, ये युद्ध 147 में किसके विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक, या भारत के विरुद्ध। भारत के विरुद्ध जो है वो युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, ठीक, या युद्ध करने के लिए उकसाना किसी व्यक्ति को, ठीक, तो उसके संबंध में ये सजा का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बीएनएस की धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध या भारत के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के कॉन्टेक्स्ट में है। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास और व जुर्माना दोनों लगेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। फिर तीसरा ऑप्शन दे रहा है न्यूनतम 20 वर्ष तक का कारावास होगा, अधिकतम आजीवन कारावास होगा और जुर्माना लग सकता है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है केवल मृत्युदंड का प्रावधान है। अगर भारत सरकार के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध कोई भी दुश्मन देश, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति भारत में ही भले वो रह रहा हो, ठीक, दुष्प्रेरण करता है युद्ध करने के लिए, ठीक, या युद्ध करने का प्रयत्न करता है, दुष्प्रेरण कर रहा है, ठीक है, या युद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो याद रखिएगा, सेक्शन 147 के अंतर्गत वो मृत्युदंड होगा या आजीवन कारावास होगा। ठीक है, साथ में जुर्माना होगा। ठीक, याद रखिएगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या वह जुर्माना, ये दोनों प्रावधान ठीक उपलब्ध हैं उसके लिए। ठीक है, अगर आप भारत के खिलाफ कोई भी युद्ध करने का प्रयत्न करते हैं या किसी को उकसाते हैं, ठीक, तो उसको आपको उस व्यक्ति को ऐसा सजा दी जा सकती है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर ए है। ठीक, सेक्शन याद रखिएगा कौन सा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बीएनएस 2023, ठीक, बीएनएस 2023 की धारा 152 भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंध में सजा है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालता है, ठीक, तो उसको सजा कितनी हो सकती है। कुछ इस तरीके का कृत्य कर देता है कि जिससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाए, ठीक, तो उसके लिए सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो धारा याद रखिएगा 152 है 2023 बीएनएस के अंतर्गत। पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है 7 वर्ष तक का कारावास है या आजीवन कारावास है और जुर्माना है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें 10 वर्ष तक का कारावास है या आजीवन कारावास है व जुर्माना है। ठीक, फिर कह रहा है तीसरे ऑप्शन में कि 20 वर्ष तक का कारावास है या जीवन कारावास है और जुर्माना है। और फिर चौथा ऑप्शन दे रहा है मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है और जुर्माना है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या हो सकता है कि
9वें क्वेश्चन में बीएनएस 2023 की धारा 152 में अगर भारत की कोई संप्रभुता और एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करता है तो उसको क्या सजा दी जा सकती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ए है। ठीक, 7 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकता है, से न्यूनतम 7 वर्ष से कारावास से लगा करके आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो 7 वर्ष तो न्यूनतम का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा, और आजीवन कारावास उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ में कोर्ट जुर्माना उस पर पेनल्टी भी इंपोज करेगी, पेनल्टी भी लगाएगी। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों, ठीक, के कूटकरण में सजा आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना है। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो भाई अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक, भारत के द्वारा जारी सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी या नोटों के कूटकरण यानी कि उसको नकली तरीके से बनाता है, छापता है, ठीक, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक की, न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा और एकदम आजीवन कारावास तक की सजा है और जुर्माना है। ठीक, तो ये जो प्रावधान है ये किस सेक्शन के अंतर्गत माना जाएगा? धारा 178, धारा 180, धारा 179, धारा 189। ठीक, 178, 180, 179 या 189? आप लोग कमेंट करके बताइए ये सेक्शन कौन सा होगा। ये सेक्शन है आपका 178। ठीक, नकली सिक्के बनाना, नोट छापना, ठीक है, या सरकारी स्टाम्पों को छापना, बैंक नोटों को छापना, करेंसी नोटों को छापना, उनके कूटकरण यानी कि फर्जी उनको बनाना, ठीक, इन सब के लिए जो सजा है वो 10 वर्ष न्यूनतम से लगाकर आजीवन कारावास है और धारा 178 इसको परिभाषित करती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा धारा 180, 179 और 189 जो है ये किसको परिभाषित करती है। ठीक, ये आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ दिया है मैंने, अगर आप बता पाए तो। चलिए मैं ही बता देता हूं। अच्छा, 180 में क्या है? 180 में ऐसे नकली नोटों को अगर कोई कब्जे में रखेगा, ठीक, कूट रचित नोटों को कब्जे में रखना, ठीक, कब्जे में रखना, अपने रखना, ठीक, कूट रचित करेंसी को, ठीक, करेंसी को। इसके अलावा सेक्शन 179 किससे संबंधित है भाई? ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। ठीक, सेक्शन 179 किससे संबंधित है ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, और 189 किससे संबंधित है ये भी आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है बीएनएस की धारा 189 का संबंध है। चलिए उसके बाद में जस्ट वैसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बीएनएस का जो सेक्शन 189 है, ठीक, वो किससे संबंधित है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा विधि विरुद्ध जमाओं से संबंधित है, बलवा करने से संबंधित है, दंगे से संबंधित है, चोरी से संबंधित है। ठीक, विधि विरुद्ध जमाओ यानी कि अनलॉफुल असेंबली, ठीक, फिर उसके बाद में राइटिंग, बलवा करना, दंगा, एफ्रे और चोरी यानी कि स्टीलिंग, ठीक है, या स्टीलिंग। ठीक, ये किससे संबंधित है ये सेक्शन? तो ये याद रखिएगा जो सेक्शन 189 है ये विधि विरुद्ध जमाओ यानी कि अनलॉफुल असेंबली से संबंधित है। तो अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 के अंतर्गत है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो बलवा करना, बलवा का सेक्शन कौन सा होगा? तो बलवा का सेक्शन 191 होगा। ठीक है, 191 जो है वो बलवा का सेक्शन होगा। तो दंगे का सेक्शन कौन सा होगा? तो दंगे का सेक्शन जो है वो 194 होगा। ठीक, दंगे का सेक्शन कौन सा होगा? 194 होगा। चोरी का सेक्शन कौन सा होगा बीएनएस में? चोरी का सेक्शन 303 होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो चोरी का सेक्शन कौन सा है? 303 है, दंगे का सेक्शन 194 है और बलवे का सेक्शन 191 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है ससज्जित होकर के बलवा का दोषी माना जाता है तो बीएनएस की धारा 181(3) के अंतर्गत उसे सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर के, ठीक, बलवा करता है, ठीक, बलवा करता है और पब्लिक ऑर्डर को जो है वो भंग करता है, ठीक है, शांति को भंग करता है किसी स्थान की, ठीक, तो उसको धारा 181(3) के अंतर्गत बलवा करने के लिए जो है
वो सजा है वो कितनी हो सकती है, ठीक, बीएनएस 2023 के अंतर्गत। तो इसमें 2-3 कीवर्ड हैं, ठीक है। व्यक्ति है, कोई घातक आयुध है, घातक आयुध यानी कि खतरनाक शस्त्र लेकर के, ठीक है। इसके अलावा जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो सकती है, मृत्यु हो सकती है ऐसी आशंका है, ठीक, और उसको लेकर के बलवा कर रहा है और उसमें दोषी पाया गया है, तो उसको धारा 181(3) के अंतर्गत सब सेक्शन 3 यानी कि या सब क्लॉज 3 के अंतर्गत सजा दी जा सकती है। पहला ऑप्शन दे रहा है ए 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों, दूसरा कह रहा है 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों, और फिर तीसरा कह रहा है आजीवन कारावास व जुर्माना, फिर चौथा कह रहा है 5 वर्ष तक का कठिन कारावास, ठीक। तो इसमें बताइए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की भी जो उत्तर होगा वो आपका ए होगा। उसको 5 वर्ष तक की सजा, देखिए मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु होने की संभावना हो सकती है अगर वो इस तरीके का हथियार लेकर के इस तरीके का कृत्य करने की या बलवा करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो प्लस जुर्माना लगेगा और उसके साथ में या दोनों अप्लाई हो जाएंगे उसके ऊपर, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर ए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीएनएस की धारा 184(1), ठीक, यानी कि 194 सब क्लॉज 1 के अनुसार जब 2 या अधिक व्यक्ति, ठीक, लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, ठीक, तो उसे कहा जाता है क्या, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, दंगा कहते हैं, बलवा कहते हैं, उद्यापन कहते हैं, ठीक है, और रिष्टि कहते हैं, ठीक। दंगा, बलवा, उद्यापन या रिष्टि, ठीक, क्या कहा जाता है, तो दंगा, बलवा, उद्यापन या रिष्टि, इसको मिस्चीफ कहते हैं इंग्लिश में और इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, ठीक। और ये बलवा जो है ये आपका राइटिंग हो गया, ठीक है, और दंगा जो है ये एफ्रे हो गया, ठीक, इंग्लिश में। तो अब ये बताइए कि अगर धारा 194 किसकी परिभाषा दे रहा है, तो धारा 194 जो है वो आपके दंगे की परिभाषा दे रहा है। तो दंगा कहलाता है, ठीक है, जब किसी स्थान पर 2 या 2 से अधिक लोग आपस में लड़ करके किसी स्थान की शांति को भंग कर देते हैं या वहां पे विघ्न डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, दंगा कहलाती है, ठीक। चलिए, ये आपका 194। बलवा किस में आता है, उद्यापन किस में आता है, रिष्टि किस में आता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला 14 क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर का कह रहा है कि बीएनएस की धारा 196 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने पर सजा हो सकती है। 196 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा, ठीक है, जन्म स्थान आदि के आधार पर 2 समूहों के बीच में शत्रुता फैलाने के उद्देश्य से और शांतिपूर्ण माहौल और उनका भाईचारा सौहार्द को पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति जो है ऐसा कृत्य करता है तो उसको सजा कितनी हो सकती है। पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, ठीक, या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी नंबर की 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन दे रहा है डी 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर ए है, ठीक। कौन सा, किस सेक्शन में, 196 के अंतर्गत, ठीक, याद रखिएगा। सजा का जो प्रावधान है वो 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माने से संबंधित है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आधार पे अगर वैमनस्य फैलाने का कोई कृत्य करता है तो उसके लिए प्रावधान रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बीएनएस की धारा 204 के अंतर्गत किसी लोक सेवक का प्रतिरूपण करने पर सजा हो सकती है, ठीक। पहला 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, ठीक। न्यूनतम 6 माह तक की सजा हो सकती है और अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ठीक। न्यूनतम 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, ठीक। डी ऑप्शन दे रहा है कि 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 10 वर्ष तक या अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है।
तो याद रखिएगा, अगर किसी भी कोई सरकारी कर्मचारी का, जैसे पुलिस की लोग नकली वर्दी पहन करके या उसका पदभार ग्रहण करके घूमने लगे, ठीक है, और बताने लगे हम पुलिस वाले हैं, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, ठीक है, अपने आप को पुलिस वाला बताने के लिए शब्द देना कि प्रतिरूपण करना, ठीक है, प्रतिरूपण करना, तो उसकी नकली पहचान धारण कर लेना। पुलिस की नकली पहचान या किसी सरकारी कर्मचारी की नकली पहचान धारण करने के लिए जो न्यूनतम सजा है वो 6 माह की सजा है, ठीक है, और अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी कोर्ट लगाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सेक्शन याद रखिएगा 204 में है। अगला देखते हैं, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाने पर सजा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ठीक, अगर कोई कोर्ट सम्मन भेजता है, कॉल करता है किसी व्यक्ति को, या कोई अधिकारी कॉल करता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, विशेष रूप से कोर्ट, ठीक, कॉल करता है कि भाई आप मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए आकर के, और उसको सम्मन को तामील से बचने के लिए वो व्यक्ति घर से भाग जाता है, ठीक है, ताला लगा के घर से भाग जाता है, ठीक, तो उसको जो सजा के लिए उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है? सवाल ये पूछ रहा है। सजा के लिए उल्लेख जो है वो धारा 206 में किया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो सजा जो है वो कितने वर्ष तक की या कितने महीने तक की हो सकती है धारा 206 के अंतर्गत, और 207, 208 और 210 में क्या है ये भी कमेंट करिएगा। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है धारा 212 के अंतर्गत मिथ्या सूचना देने पर सजा कितनी है? ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा है 6 माह की सजा या जुर्माना 5,000 रुपए तक का, या दोनों। ठीक, पहला, फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है बी नंबर 1 वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक, 1 वर्ष तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना। फिर तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1 वर्ष तक की सजा और 10,000 का जुर्माना। फिर चौथा ऑप्शन दे रहा है डी नंबर 1 वर्ष तक की सजा और 2,000 का जुर्माना। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति किसी घटना की गलत सूचना देता है, ठीक है, और जैसे मान लो डायल 100 है या डायल 112 है और उस पर गलत सूचना दे दी गई कि भैया यहाँ पे फला फला घटना घटित हो गई, और वो वास्तव में कोई घटना घटित नहीं हुई है, ठीक, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है बीएनएस में, बीएनएस की धारा 212 के अंतर्गत, ठीक, तो याद रखिएगा उसको 6 माह तक का कारावास हो सकता है, ठीक, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों कोर्ट उस पर लगा सकती है। ठीक, तो इसलिए गलत सूचना देना किसी भी सरकारी महकमे को किसी घटना की अगर कोई गलत सूचना दे रहा है तो उसके लिए सजा का जो उल्लेख है वो धारा 212 बीएनएस के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि धारा 221 के अंतर्गत, बीएनएस की धारा 221 के अंतर्गत लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए सजा हो सकती है। लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए, ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम करने जा रहा है, विधि पूर्ण तरीके से काम करने जा रहा है, ठीक, और अगर कोई व्यक्ति उसको रोकता है उसके कृत्य को करने से, ठीक, तो उसको सजा हो सकती है। पहला ऑप्शन दे रहा है 3 वर्ष तक की कैद या 5,000 का जुर्माना और 5,000 का जुर्माना, 3 माह की कैद और 2,000 का जुर्माना, 3 माह की कैद या 2,500 का जुर्माना, या दोनों। फिर उसके बाद में डी ऑप्शन दे रहा है 6 माह की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। तो भाई धारा 221 क्या कह रही है? धारा 221 कह रही है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना विधि पूर्ण कार्य करने के लिए जा रहा है और कोई व्यक्ति उसको ऐसा करने से रोकता है तो याद रखिएगा उसको माफ करिएगा, तो उसको 3 माह की कैद हो सकती है और 2,500 का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, 3 माह की कैद, ठीक, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए 3 माह की कैद हो सकती है, ठीक, या 2,500 जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि बीएनएस की धारा 224 के अंतर्गत किसी लोक सेवक को धमकी देने के लिए दंड है अगर वह धमकी क्षतिकारित करने हेतु दी जाए, कि भाई अगर तुमने जबरदस्ती इस जगह पर सरकारी कामकाज किया या सरकारी जांच करी तो हम तुमको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक, इस तरीके की धमकी देने के लिए जो सजा है, ठीक, पहला बीएनएस की धारा 224 के अंतर्गत पहला ऑप्शन दे रहा है 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना है, या दोनों है, 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना है, या दोनों है, 5 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या दोनों है, और 6 माह तक की कैद या जुर्माना, या दोनों है। तो भाई सरकारी कर्मचारी को धमकी देने, उसको क्षति करने की धमकी देने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है,
कैद हो सकती है, कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य गणना यानी कि फर्जी तरीके से गवाही प्रस्तुत करना या फर्जी तरीके से एविडेंस को क्रिएट करना। ठीक, गलत तरीके से एविडेंस को क्रिएट करने के लिए जो गणना किस धारा के अंतर्गत है? तो अगर कोई व्यक्ति फर्जी साक्ष्य गढ़ता है यानी कि फर्जी एविडेंस क्रिएट करता है तो धारा 228 के अंतर्गत है, धारा 229 के अंतर्गत है, धारा 249 के अंतर्गत है कि धारा 250 के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा मिथ्या साक्ष्य को गणना जो है वो धारा 228 में बताया गया कि मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 228 के अंतर्गत आता है। तो 229, 249 और 250 में क्या आता है ये कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्महत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में एक अपराध था और बीएनएस 2023 की किस धारा से संबंधित है? पहला ऑप्शन धारा 226, दूसरा ऑप्शन धारा 228, फिर तीसरा ऑप्शन धारा 229 और चौथा ऑप्शन निरसित। निरसित का मतलब डिलीट, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो आईपीसी थी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड था, ठीक, भारतीय दंड संहिता थी, उसमें धारा 309 के अंतर्गत, ठीक, आत्महत्या का प्रयास करना, खुद से आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब बीएनएस 2023 से इस सेक्शन को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया और इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि आत्महत्या के प्रयास करने के लिए, ठीक है, कोई दंड नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। लेकिन ये एक सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से गलत कृत्य है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, गलत कृत्य है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है बीएनएस 2023 की किस धारा में मृत्यु दंड के लिए दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना और उसके लिए दंड से संबंधित है? देखिए, धारा 230 ए, बी में धारा 231, सी में धारा 232 और धारा 233 डी ऑप्शन में। ठीक, तो भाई अगर कोई व्यक्ति, किसी को मृत्युदंड की सजा हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, किसी की गवाही पर, और वो गवाही झूठी है, ठीक, वो मिथ्या साक्ष्य है, ठीक, मिथ्या साक्ष्य के द्वारा उसको मृत्युदंड दिला दिया जाता है और ये बाद में पता चलता है कि भाई जो गवाही दी गई है, ठीक है, वो झूठी थी, ठीक, और व्यक्ति को मृत्युदंड हो गया है, मृत्युदंड की सजा हो गई है। तो जो गवाही दे रहा है उसको सजा जो हो सकती है, ठीक है, उसके लिए जो सजा हो सकती है, उसके लिए जो साक्ष्य गढ़ा गया है, ठीक, उससे दंड से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 230 है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिलाने के लिए झूठी गवाही देता है, ठीक है, झूठा साक्ष्य गढ़ता है, तो उसको सजा कितनी हो सकती है? इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये 230 के सेक्शन में है, कितनी हो सकती है ये कमेंट करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी अपराधी को संशय, ठीक, यानी कि शेल्टर देने के लिए दंड से संबंधित बीएनएस 2023 की कौन सी धारा है? तो भाई अगर कोई व्यक्ति अपराध करके आया और अपराध करने के बाद में वो कहीं पर छिपा आकर के और उसको किसी व्यक्ति ने छिपाने में मदद करी, ठीक, तो छिपाने में जो मदद करने वाला व्यक्ति है उसको किस सेक्शन के अंतर्गत सजा हो सकती है? ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें, ए नंबर दे रहा है कि धारा 249, फिर 250, फिर 251, फिर उसके बाद में 252। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन है जो कि किसी व्यक्ति को शेल्टर देने के लिए सजा का प्रावधान कर रहा है? ठीक है, तो 249 के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। कितनी हो सकती है ये कमेंट करिएगा। 249 के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति किसी अपराधी को छिपने में मदद कर रहा है या उसको छिपा रहा है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बीएनएस की धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संशय देने पर सजा का उल्लेख करती है, ठीक, करता है, जो हो सकती है कितनी? देखो 254 क्या कह रहा है कि अगर कोई लुटेरों की टोली है या डाकुओं की टोली है, ठीक, तो उसको कोई छिपाने में, उसको आश्रय देने में, कोई संशय देने में कोई मदद कर रहा है, ठीक, तो उसको कितनी सजा हो सकती है? पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें, उसको कठिन कारावास हो सकता है, कारावास हो सकता है 7 वर्ष तक का,
ठीक है, और जुर्माना लग सकता है। फिर कह रहा है कि सादा कारावास हो सकता है 7 वर्ष तक का और जुर्माना लग सकता है। फिर कह रहा है कि कठिन कारावास हो सकता है 10 वर्ष तक का और जुर्माना हो सकता है। फिर उसके बाद में कह रहा है सादा कारावास हो सकता है 10 वर्ष तक का और जुर्माना हो सकता है। देखो कठिन कारावास का तात्पर्य क्या है, जिसमें कोई लेबरी नहीं कराई जाएगी, जिसमें कि आपसे कोई श्रम यानी कि वर्क नहीं कराया जाएगा, ये सादा कारावास होता है। और अगर जेल के में रहने के दौरान उस व्यक्ति से जिसको सजा दी गई है उससे कठिन श्रम, उससे श्रम भी कराया जाता है, कोई लेबरी भी कराई जाती है, ठीक है, उससे कोई परिश्रम कराया जाता है, उसको कठिन कारावास माना जाता है। ठीक है, तो अगर डाकुओं की टोली को कोई आश्रय देता है, लुटेरों की टोली को कोई आश्रय देता है, तो धारा 254 बीएनएस के अंतर्गत उसको अपराध माना गया है। ठीक, और उसमें जो सजा का प्रावधान है वो कितना हो सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें जो कठिन कारावास है वो 7 वर्ष तक का हो सकता है और कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। ठीक, ये याद रखिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस, ठीक, मतलब किसी शांतिपूर्ण स्थान में, पब्लिक वाले स्थान पे में शांति भंग कर देना। ठीक, वहां पे लड़ाई झगड़ा करके कुछ इस तरीके की गाली गलौज करके वहां की शांति भंग कर देना। ठीक है, यही लोक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस। ठीक, लोक न्यूसेंस की बीएनएस की किस धारा में, लोक न्यूसेंस को बीएनएस की किस धारा में बताया गया है? तो लोक न्यूसेंस को किस धारा में बताया गया है? धारा 270 में बताया गया है, धारा 271 में इसको परिभाषित किया गया है, धारा 276 में इसको परिभाषित किया गया है, कि धारा 279 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो लोक न्यूसेंस की परिभाषा ये पूछ रहा है, लोक न्यूसेंस की जो परिभाषा है वो आपकी धारा 270 में दी गई है। ठीक है, कि किसी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करके या एक दूसरे से लड़ भिड़ करके उस जगह की शांति को भंग कर रहे हैं तो वो लोक न्यूसेंस है। कोई उत्पात काट रहे हैं उस जगह पर तो वो लोक न्यूसेंस है। तो ये लोक न्यूसेंस जो है वो धारा 270 में बताया गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा बीएनएस 2023 की धारा 274 में विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय पदार्थों में अपमिश्रण करने पर सजा कितनी है? ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बीएनएस की धारा 274। 274 में अगर कोई वस्तु, खाने पीने की कोई वस्तु, ठीक, विक्रय करने की आशा से रखी गई है और उसमें कोई व्यक्ति मिलावट करके बेच रहा है, अपमिश्रण का मतलब होता है मिलावट करके बेचना। ठीक, तो उसमें सजा का प्रावधान जो है वो कितना रखा गया है? पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें कि 6 माह तक की कैद है और 5,000 का जुर्माना है। ठीक, या दोनों हो सकते हैं, 6 महीने की जेल हो सकती है या 5,000 का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रहा है 6 माह तक की कैद हो सकती है, ठीक है, 10,000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है या 5,000 का जुर्माना हो सकता है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, खाने पीने वाले सामान में मिलावट करके बेचने के लिए जो सजा है, ठीक, वो 6 महीने की कैद है, ठीक है, और 5,000 तक का जुर्माना है। हालांकि कम है या दोनों हो सकते हैं, जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक, फैक्ट्स को देखते हुए, उस केस की स्टडी को या उस केस के फैक्ट्स को देखते हुए तो दोनों प्रावधान लागू कर सकती है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के हाथ में है, जज साहब के विवेकाधीन शक्ति के अधीन है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये 6 माह की कैद है, 5,000 का जुर्माना है, दोनों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बात कर रहा है? कह रहा बीएनएस की धारा 276, ठीक, में औषधियों में अपमिश्रण, औषधियों में अपमिश्रण करने में सजा कितनी है? 1 वर्ष तक की कैद है, 5,000 का जुर्माना है या दोनों है? ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1 वर्ष तक की कैद है या 1 लाख का जुर्माना है या दोनों है? तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी नंबर की 1 वर्ष तक की कैद है, 5 लाख का जुर्माना है या दोनों है? और चौथा ऑप्शन डी नंबर दे रहा है 1 वर्ष तक की कैद है, 5 लाख का जुर्माना है या दोनों है? ठीक, तो भाई जो मेडिसिन हैं, ठीक, अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन में मिलावट करके उसको जो बेच रहा है, ठीक है, ये पता है कि भाई ये लाइफ की सेफ्टी के लिए मेडिसिन होती हैं, तो उसको कितनी सजा हो सकती है? तो ये याद रखिएगा, उसको 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है, ठीक, 5,000 का 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है या 5,000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, या 5,000 का जुर्माना हो सकता है
या दोनों हो सकते हैं, जैसा जज साहब अपनी विवेकाधीन शक्ति से केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, 1 वर्ष तक की कैद या 5,000 जुर्माना या दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा बीएनएस की धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने या हाँकने पर कितनी सजा का प्रावधान करती है? तो बीएनएस की धारा 281, ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा है 6 माह तक की कैद या 1,000 जुर्माना या दोनों। बी ऑप्शन दे रहा है 1 वर्ष तक की कैद या 5,000 का जुर्माना या दोनों। फिर सी ऑप्शन दे रहा है 6 माह तक की कैद या 5,000 का जुर्माना या दोनों। फिर डी ऑप्शन दे रहा है 2 वर्ष तक की कैद या 10,000 का जुर्माना या दोनों। तो भाई अगर कोई व्यक्ति सड़क पर, ठीक, लोक मार्ग पर गलत तरीके से, उतावलेपन से, ठीक है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है या बैलगाड़ी चला रहा है या तांगा चला रहा है, ठीक है, हाँकने का तात्पर्य है बैलगाड़ी या तांगे को हाँकना, ठीक है, या किसी जंतु के माध्यम से जो गाड़ी जुड़ी हुई है उसको जंतु के माध्यम से भगाना, ठीक है, तो उतावलेपन से काम कर रहा है और ये जान रहा है कि ऐसा करने पर किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए है 6 माह तक की कैद है उसको, ठीक है, और इसके साथ में या 1,000 का जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं, जैसा कि जज साहब डिसाइड करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक, ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय पर बीएनएस 2023 की कौन सी धारा सजा का प्रावधान करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए धारा 294, ऑप्शन बी धारा 298, धारा ऑप्शन सी धारा 299 और ऑप्शन डी धारा 300। तो अगर कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकें बेचता है, ठीक है, तो बीएनएस की कौन सी धारा उस पर सजा इंपोज करेगी? वो धारा है 294। तो इसका आंसर क्या है? ठीक, इसका आंसर है 294। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सजा होगी कितने दिन की हो सकती है, कितने वर्ष की या कितने माह की हो सकती है और कितना जुर्माना हो सकता है, इस पे कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अश्लील कार्य और जो बीएनएस की धारा 296 के अंतर्गत दंडनीय सजा हो सकती है, ठीक है, दंडनीय सजा हो सकती है अश्लील कार्य, अश्लील गाना, ठीक, याद रखिएगा, ठीक, गाना भी अगर कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसको जो बीएनएस की धारा 296 में सजा हो सकती है, ठीक, और गाना गाने, ठीक है, गाना गाने, ये वर्ड मिस हुआ है यहाँ पे, गाना गाने के लिए जो सजा हो सकती है वो कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन दे रहा है 3 माह की कैद या 1,000 जुर्माना या दोनों, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 6 माह की कैद या 1,000 जुर्माना या दोनों, फिर तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी नंबर 1 माह की कैद या जुर्माना या दोनों, और फिर उसके बाद में चौथा ऑप्शन डी नंबर दे रहा है 6 माह की कैद, ठीक, 5,000 का जुर्माना या दोनों। तो याद रखना भाई, अगर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य करता है, ठीक, अश्लील कार्य करता है, अश्लील गाना गाता है, ठीक है, तो उसको जो 296 बीएनएस के अंतर्गत सजा का प्रावधान है वो आपका 3 माह की कैद या 1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 के अंतर्गत क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के से विमर्शित मतलब सलाह मशवरे से के आशय से, विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करने आदि पर 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक, ये बीएनएस की धारा किस धारा के अंतर्गत आता है? तो बीएनएस की धारा पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए और सलाह मशवरा द्वारा विमर्श करके, सोच विचार करके किसी शब्दों का उच्चारण कर रहा है गलत, ठीक है, और उसकी भावना को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसको 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। ठीक, ये बीएनएस की किस धारा में है? तो ये याद रखिएगा, ये बीएनएस की धारा 302 में है। ठीक, पहले ये आईपीसी में 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती थी, लेकिन वर्तमान में
ये धारा क्या है, धारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, ठीक, विमर्शित होकर के किसी शब्दों का उच्चारण करने आदि से संबंधित 1 वर्ष तक की कैद और इसके साथ में या जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है चोरी की परिभाषा और सजा बीएनएस की किस धारा से संबंधित है। ठीक, चोरी की परिभाषा और सजा बीएनएस की किस धारा से संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रहा है ए, धारा 300 सब क्लॉज 1, धारा 300 माफ करेगा, धारा 303 सब क्लॉज 1। दूसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें इसी के साथ में आपका 303 सब क्लॉज 2। बी ऑप्शन में दे रहा है 303 सब क्लॉज 1, 303 सब क्लॉज 3, फिर उसके बाद में 303 सी में 303, ठीक है, उपधारा 1, 303 उपधारा 5, फिर उसके बाद में डी नंबर 303 उपधारा 1 और फिर अब अगला 303 उपधारा 4। तो भाई चोरी की जो परिभाषा है, ठीक है, चोरी की जो परिभाषा है और उसके लिए जो सजा है, ठीक, ये याद रखिएगा, चोरी की परिभाषा 303(1) में दी गई है जबकि उसकी सजा 303(2) में दी गई, तो इसका आंसर ए होगा। तो अब ये कमेंट करके बताओ हमें आप लोग कि जो 303 में सजा 303(2) में सजा का प्रावधान है वो कितना है, ठीक, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या रहा है बीएनएस की धारा 304(2) में झपट मारी यानी कि स्नेचिंग की बात कर रहा है के लिए कितनी सजा है। तो भाई झपट मारी जो है 304 में है लेकिन उसके लिए सजा 302 में है। ठीक है, 304(2) में है। ठीक है, 304(1) में झपटमारी को परिभाषित किया गया है कि भाई झपटमारी क्या है, और 304(2) में, ठीक है, उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना लगेगा, फिर बी ऑप्शन दे रहा है 5 वर्ष तक की कैद व जुर्माना लगेगा, फिर सी ऑप्शन दे रहा है 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना लगेगा, और फिर डी ऑप्शन दे रहा है कि इसमें 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। तो भाई इसका आंसर होगा ए। ठीक, 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है, ठीक, और जुर्माना लग सकता है इस पे। ठीक, अगर कोई व्यक्ति स्नेचिंग करता है, चेन स्नेचिंग वगैरह या झपटमारी, चेन स्नेचिंग आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि किसी महिला या के गले से लुटेरों ने जो है किसी व्यक्ति ने चेन छीन करके भाग गया। ठीक है, तो वही झपटमारी है, स्नेचिंग, किसी से पर्स छुड़ा कर भाग गया, कोई सामान छुड़ा करके भाग जाना, तो 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल में चोरी आदि जो बीएनएस की धारा 305 में एक दंडनीय अपराध है उसके लिए कितनी सजा हो सकती है। उसके लिए सजा, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर से चोरी करता है, यातायात के साधन जैसे बस ट्रेन आदि से चोरी करता है कोई सामान, ठीक, या पूजा स्थल से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च से चोरी करता है, ठीक है, तो इस स्थान से चोरी, इन स्थानों से चोरी करने के लिए सजा, पहला ऑप्शन दे रहा है 7 वर्ष तक की कैद व जुर्माना, 5 वर्ष तक की कैद व जुर्माना, ठीक, 3 वर्ष तक की कैद व जुर्माना और 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। ठीक, कितना है तो याद रखना, इसमें उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बात कर रहा है, कह रहा है बीएनएस की धारा 307 के अंतर्गत चोरी करने के लिए दंड के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करता है तो सजा हो सकती है। देखो भाई 307 पहले क्या था, हत्या का प्रयत्न था आईपीसी में, ठीक है, जो इसके पहले संहिता चलती थी, एक्ट चलता था उसके अंतर्गत, लेकिन अब यहाँ पे बीएनएस में बदल दिया गया इस धारा को। तो 307 वो बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की तैयारी करता है कि फला जगह पे हम चोरी करने जाएंगे, ठीक है, और अगर रुकावट आई वहां पर तो हम अपने साथ में कुछ हथियार भी रखे हुए हैं, उसके बाद में वहां पे जाकर के अगर उस किसी व्यक्ति ने रुकावट डाली तो जो है चोरी करने वाला व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित करेगा या गंभीर उसको हानि चोट पहुंचा सकता है या उसके रास्ते को रोक करके बचाव के रास्ते को रोक सकता है। ठीक, और इस तरीके से तैयारी करके वो जाता है तब चोरी करता है जाके, तो उसके लिए सजा क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, सादा कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, ठीक, कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, फिर सादा कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। ठीक,
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2 सेकंड में आंसर दीजिए कि कितना इसके लिए सजा हो सकती है। 2 सेकंड के लिए मैं चुप हूं। चलिए देखिए 2 सेकंड हो गए। अब इसके लिए जो सजा है वो ए है, ए ऑप्शन है। ठीक, कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माना, जैसा कोर्ट उचित समझेगी केस की परिस्थिति और फैक्ट्स को देखते हुए वो जुर्माना उस हिसाब से लगा सकती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, 10 वर्ष तक का कठिन कारावास होगा श्रम के साथ, यानी कि, और इसके साथ में जुर्माना, ये दोनों लग सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा बीएनएस 2023 की किस धारा के अंतर्गत गणना की दृष्टि से आजीवन कारावास 20 वर्ष तक के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए धारा 6, धारा 2, धारा 3, धारा 4। भाई अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ठीक समझिएगा, आजीवन कारावास की सजा दी गई तो फ्रिक्शन के आधार पर, भिन्न के आधार पर, जैसे मैथ्स में सब लोगों ने पढ़ा होगा भिन्न होती हैं, तो भिन्न के आधार पर दिन रात मिला करके जो सजा होती है आजीवन कारावास की, दिन रात मिला करके, ठीक है, वो 20 वर्ष के समतुल्य मानी गई है। ठीक, ये धारा आजीवन कारावास 20 वर्ष तक का होगा, मतलब साधारण अगर कोई जघन्य अपराध इस तरीके का नहीं, हीनियस के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, हीनियस क्राइम क्या होता है, बहुत किसी को विभत्स तरीके से मार देना। ठीक, विभत्स तरीके से मार देना, जैसे उदाहरण के तौर पे कि किसी का छत विछत करके मार देना, आंख निकाल लेना, हाथ काट देना, इस तरीके से। तो कभी कभी उसमें कोर्ट्स क्या करते हैं, शेष प्राकृतिक जीवन के लिए, मतलब जब तक व्यक्ति या अपराधी जीवित रहेगा तब तक के लिए वो जेल में ही रहेगा और उसकी मृत्यु होने के बाद में उसके शव को बाहर निकाला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का होता है वो शेष प्राकृतिक जीवन, कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर उस पर डिफाइन कर देता है। ठीक, और समान रूप से अगर आजीवन कारावास लिखा है तो अगर व्यक्ति का आचरण अच्छा है, जेल के अंदर व्यवहार अच्छा है, ठीक है, और वो सुधर रहा है धीरे धीरे और सरकार को लगता है, रिपोर्ट जाती है सरकार के पास में, तो सरकार जो है उसको पहले भी छोड़ सकती है या 20 वर्ष पूरे होने पर भी छोड़ देगी। ठीक है, तो समान रूप से जो 20 वर्ष का कारावास है, ठीक है, 20 वर्ष तक का जो कारावास है वो आजीवन कारावास से संबंधित है, ऐसा माना जाता है। और ये धारा 6 बीएनएस में परिभाषित किया गया। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उद्यापन यानी कि एक्सटॉर्शन की परिभाषा किस धारा में है। उद्यापन, अब एक तरीके से फिरौती आप समझो। ठीक, उद्यापन एक्सटॉर्शन की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 308, धारा 39, धारा 307 या धारा 310। ठीक, एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन वसूली या फिरौती, ठीक, इस तरीके की चीज, ये किस धारा से संबंधित है, तो ये धारा 308 से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा, धारा 308 में 308 में एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, लूट यानी कि रॉबरी की परिभाषा किस धारा से संबंधित है। लूट यानी कि रॉबरी, धारा 309, धारा 310, धारा 311, धारा 312। तो 2 सेकंड मैं चुप हूं, आप लोग बताइए कि लूट की जो परिभाषा है वो किससे संबंधित है। चलिए ये है ए, धारा 309। धारा 309 में लूट बताएगी, लूट क्या चीज है। ठीक है, और 310, 311 और 312 के लिए कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या प्रावधान रखा गया है। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है कि लूट के लिए दंड बीएनएस की किस धारा से संबंधित है। ठीक, धारा 309 4, 5, 6, सब क्लॉज 4, 5, 6, धारा 310 सब क्लॉज 1, 2, 3, धारा 311 सब क्लॉज 1, 2, 3, धारा 312 सब क्लॉज 4, 5, 6। देखिए लूट में जो स्थितियां हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसे लूट करेगा तो उसके लिए इतनी सजा, अगर कोई ऐसे लूट करेगा तो उसके लिए इतनी सजा, अगर कोई ऐसे लूट करेगा तो उसके लिए इतनी सजा। तो ये धारा सजा का प्रावधान कर रही है, ठीक है, लूट के लिए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बार हर एक ऑप्शन में 3-3 सब क्लॉज दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि जो लूट के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, ठीक है, वो कितना है, किस सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें आंसर होगा 309 4, 5, 6 में लूट के लिए दंड का प्रावधान रखा गया। तो अब ये बताइएगा 304 में क्या, 309 4 में क्या मिलेगा, 309 5 में क्या लूट के लिए दंड का प्रावधान है, और उसके बाद में 309
6 में क्या दंड का प्रावधान है, इस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये लूट के लिए दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा 310 में 310, 312 और 311 और 313 इनमें से कौन सी धारा डकैती को परिभाषित करती है? तो डकैती के लिए कौन सी धारा है? ठीक, तो ये ऑप्शन ए दे रहा 310, 312, 311 की 313। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो डकैती की परिभाषा है वो धारा 310 में है। ठीक है, डकैती क्या है? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 310 में। ठीक, डकैती की परिभाषा 312 में, 311 में और 313 में क्या है? ठीक, इस पर कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक, तो आज के इस सेशन में इतना ही, बाकी फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जो मूल विधि के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।